नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर की निजी चिकित्सकों को दो टूक, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में समय पर दें सेवाएं। 4G के युग में 3G ने पहुंचाया नुकसान, घाटे में चल रही है BSNL के 34 कर्मचारियों ने लिया VRS। समर्थन मूल्य खरीदी पर भारी मोबाइल SMS, किसानों को हो रही परेशानी। 1 वर्ष से समर्थन मूल्य के लंबित भुगतान पर किसानों का फूटा गुस्सा, बैलगाड़ी रैली निकालकर किया विरोध। जिला पंचायत सीईओ ने वारासिवनी, लालबर्रा और बालाघाट जनपद के 1 दर्जन सचिव और रोजगार सहायक को दिया नोटिस। अतिथि विद्वानों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, जिले के आधा दर्जन महाविद्यालय में तालाबंदी जैसे हालात। सरकारी मदद के अभाव में होमगार्ड के वॉलंटियरों का योजना से हुआ मोहभंग, कार्य में युवा नहीं दिखा रहे रुचि। मोटरसाइकिल की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, पुलिस ने किया मामला दर्ज। चलती ट्रेन से गिरा युवक, दरवाजे पर बैठने से हुई घटना। और वारासिवनी में हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को दी गई श्रद्धांजलि। और अब खबरें। बीते कई वर्षों से घाटे में चल रही BSNL कंपनी से जिले भर के 34 कर्मचारी अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। BSNL कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार लगातार निजी कंपनियों द्वारा मोबाइल की स्पीड 4G किए जाने से BSNL प्रतिस्पर्धा में पिछड़ता गया। नतीजा, ग्राहकों की संख्या कम होती गई और कंपनी घाटे में चली गई। इस घाटे से उबरने के लिए कंपनी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना बनाई गई, जिसमें देश भर के 78,569 कर्मचारी अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति ले ली। इसी कड़ी में बालाघाट जिले के 48 कर्मचारी अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 34 कर्मचारी अधिकारियों ने अपने अंतिम फैसले के बाद सेवानिवृत्ति ले ली। बीते दिनों बाकायदा BSNL कंपनी द्वारा स्वेच्छा सेवानिवृत्ति होने के लिए एक तारीख रखी गई थी, जिसमें कर्मचारी को अपनी स्वेच्छा के अनुसार सहमति देनी थी और यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति का फॉर्म जमा करने के बाद भी नौकरी में वापस आना चाहता है तो पुनः नौकरी में वापसी के लिए भी 3 दिसंबर तक का समय रखा गया था। निश्चित ही इतने अधिक कर्मचारी अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद शायद BSNL अपने घाटे से उबर पाए, लेकिन जानकार यही बताते हैं कि जब तक कि निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा बराबर की नहीं होगी, तब तक कंपनी ऐसे ही घाटे में चलती रहेगी, जिसका खामियाजा भविष्य में और भी कर्मचारियों को भुगतना पड़ सकता है। कलेक्टर दीपक आर्य ने निजी चिकित्सकों पर नाराजगी जाहिर करते हुए बीते दिनों उन्हें दिए गए काम को मानवीय आधार पर बेहतर तरीके से करने के लिए निर्देशित किया है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों कलेक्टर निजी चिकित्सकों पर नाराज हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले भर में संचालित 29 उप स्वास्थ्य केंद्रों को अपडेट कर वेलनेस सेंटर का दर्जा दिया गया और इलाज की पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। डॉक्टरों की कमी को देखते हुए नियम अनुसार निजी चिकित्सकों की ड्यूटी वेलनेस सेंटर में समय समय पर लगाई गई, लेकिन अधिकांश निजी चिकित्सकों द्वारा सरकारी काम के लिए रुचि नहीं दिखाई गई। नतीजा, यह योजना पूर्व की योजना की तरह फाइलों तक अटकती दिखाई दे रही है। पद्मेश न्यूज से दूरभाष पर चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि निश्चित ही निजी चिकित्सकों द्वारा वेलनेस सेंटर में अपनी सेवाएं देने के मामले में लापरवाही और अनियमितता बरती जा रही है। इसके लिए उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि निजी चिकित्सक मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने काम बेहतर तरीके से करें। आपको बता दें कि वेलनेस सेंटर तक जाने के लिए निजी चिकित्सकों को वाहन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यही नहीं, निजी चिकित्सक वेलनेस सेंटर तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, इसके लिए बाकायदा वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम गठित की गई है, जो इस पर निगरानी रख रही है। होमगार्ड विभाग में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सरकार के निर्देशों के तहत विभागीय तौर पर वॉलंटियर की नियुक्ति की गई थी।
पिछले वर्ष करीब 1000 वॉलेंटियर का पंजीयन करवाया गया था, लेकिन इन वॉलेंटियर को किसी भी प्रकार का मानदेय न देने के कारण वर्तमान में इनकी संख्या 500 रह गई है। आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा आने पर होमगार्ड विभाग में नियुक्त किए गए वॉलेंटियर अपनी अहम सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन विभागीय तौर पर इन्हें किसी भी प्रकार का मानदेय प्रदान नहीं किया जाता, जिसके कारण वॉलेंटियर विभाग से अलग होते जा रहे हैं। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट जीपी पंद्रे ने बताया कि विभाग में वॉलेंटियर्स की भर्ती का कार्य चालू है और उनके पंजीयन भी विधिवत कराए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें निःशुल्क सेवा के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके कारण वॉलेंटियर की संख्या में कमी आ रही है। यदि इनके लिए कोई बजट शासन स्तर पर जारी किया जाता है तो स्थिति और भी बेहतर हो सकती है। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय की लाइब्रेरी से छात्रों को किताबें उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन्हें परीक्षा की तैयारी करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालय के छात्र बताते हैं कि कॉलेज में शिक्षकों द्वारा बनवाए गए नोट्स के आधार पर ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। सर अभी तक तो नहीं सर, एग्जाम पास में आ रही, सर जो नोट्स तैयार करवा रहे टीचर उनसे तैयारी कर रहे हैं। महाविद्यालय के लाइब्रेरी प्रभारी के अनुसार प्रथम वर्ष में कोर्स परिवर्तन होने की वजह से किताबें उपलब्ध नहीं हो सकी है। जैसे ही उपलब्ध होगी छात्रों को वितरित कर दी जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ किताबें आई हुई है, सेकंड ईयर की आ गई है सभी फैकल्टी में, और पीजी क्लासेस की भी सभी फैकल्टी में लगभग किताबें आ गई हैं। सिर्फ प्रथम वर्ष की किताबें और तृतीय वर्ष की किताबें आना शेष है। ग्रंथ अकादमी का कहना ये है कि अभी अंडर प्रेस है, कुछ इसमें कोर्सेस जो बदलाव हुआ है इस वजह से आ नहीं पा रही है। सर ये देखा जा रहा है कि परीक्षा अब नज़दीकी आने लगी, फिर बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करेंगे? वो भी तो बुक्स के भरोसे ही रहते थे। तो ऐसा है कि शासन की योजना और पुस्तकें शासन ही उपलब्ध कराती है ना। स्टेशनरी जो कि महाविद्यालय स्तर पर होती है उसका संपूर्ण वितरण हो चुका है, जो छात्र भी बची हुई है वो आकर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगर के बूढ़ी स्थित फिल्टर प्लांट के पीछे EWS मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं इन मकानों के लिए पंजीकृत हितग्राहियों को तीसरी आवंटन सूची का इंतजार है। वहीं नगरपालिका के अधिकारियों की माने तो हितग्राहियों को तीसरी आवंटन सूची के लिए करीब 1 माह का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अब तक 2 आवंटन शिविर का आयोजन किया गया था, उसकी बैंक प्रक्रिया ही अब तक पूरी नहीं हो पाई है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान EWS प्रभारी श्री परिहार ने बताया कि EWS मकान के तहत 2 शिविर का आयोजन नगर पालिका में किया जा चुका है। वहीं तीसरे आवंटन शिविर का आयोजन भी शीघ्र होगा, क्योंकि इसके पूर्व जो 2 आवंटन शिविर संपन्न हुए हैं उनकी बैंक प्रक्रिया लंबित है और बैंकों से सतत संपर्क किया जा रहा है। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फाइनल तौर पर बाकी हितग्राहियों को मकान आवंटित कर दिए जाएंगे। वहीं किश्त 15 सालों की होगी। इसके लिए हितग्राहियों को स्वयं ही बैंक से संपर्क करना होगा। नगरपालिका केवल उनकी फाइल बैंक तक पहुंचाएगा। शहर के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में खेली जा रही लेदर बॉल महाकाल कप क्रिकेट प्रतियोगिता में बालाघाट DCA ने DSC क्लब बालाघाट पर शानदार जीत दर्ज कर विजेता बनी। जिला क्रिकेट संघ बालाघाट द्वारा 29 नवंबर से आयोजित स्वर्गीय हनी विश्वास स्मृति महाकाल कप का फाइनल मैच बुधवार को DCA और DSC के मध्य खेला गया। फाइनल मैच में DCA की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 196 रन बनाए। वहीं इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी DSC की टीम महज 140 रनों में सिमट गई। लगा चुकी हाथ लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कि 8 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ली थी। DCA बालाघाट, DSC बालाघाट, नैनपुर, भैयर, मॉयल क्लब उकवा और RCC बालाघाट, ऐसे कर 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कि अपने अपने पुल को पार कर DCA बालाघाट और DSC बालाघाट के मध्य आज फाइनल मैच खेला गया, जिसमें DCA बालाघाट ने अपनी पहली पारी में 196 रनों का लक्ष्य दिया और तत्पश्चात
उसके बाद डीएससी जो बैटिंग करने उतरी उन्होंने 140 रन पर डीसीए बालाघाट ने डीएससी बालाघाट को बुक कर दिया। लालबर्रा के स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वर्चुअल क्लास में शासन के निर्देशानुसार डीआरजी प्रशिक्षण के माध्यम से प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को अंग्रेजी विषय में दक्षता लाने के लिए गत 25 नवंबर से 12 दिसंबर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 4 दिसंबर को ब्लॉक अंतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक स्कूल के 40 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर्स रविशंकर हनवत के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। वर्चुअल क्लास में प्रोजेक्टर के माध्यम से भोपाल से प्रसारित डीआरजी प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को अंग्रेजी विषय का प्रशिक्षण दिया गया। बाइट रविशंकर हनवत। ये शासन के अभी जो नए नियम में आए कि अधिकतर 5वीं और 8वीं में बच्चा अंग्रेजी विषय में फेल होने के कारण उनका 80% या 100% रिजल्ट नहीं बन पाता। तो अंग्रेजी विषय में 5वीं और 8वीं में कैसे पास कराया जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम हिंदी पढ़ाते हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं, तो जैसे हिंदी में हमने पढ़ाया कि रामू एक किसान है, तो हम प्रश्न करते हैं बच्चों को कि किसान कौन है, तो लड़का बता देता है कि रामू है। पर अंग्रेजी में यही चीज़ रामू इज़ ए फार्मर, हु इज़ फार्मर, तो वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता, जबकि क्वेश्चन पेपर हमारा 30 नंबर का आता है। फिर कितने दिन चल रहा है ये प्रशिक्षण हमारा? मध्य प्रदेश राज्य परिवहन से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का दल पेंशन के सुधार करवाने की मांग को लेकर दिल्ली रवाना हुआ। पद्मेश से चर्चा के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारी ने बताया कि शासन द्वारा हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन 1995 अधिनियम के तहत मिलने वाली पेंशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। नतीजा उन्हें महज 500 से 1500 रुपए पेंशन मिल रही है। इस पेंशन में सुधार की मांग को लेकर देश भर से सेवानिवृत्त कर्मचारी दिल्ली पहुंच रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा कारण यह है दिल्ली जाने का, पूरे अखिल भारतीय स्तर की पूरी पेंशनर जो EPF 1995 के अंतर्गत में जो आते हैं, जिनकी पेंशन अभी मात्र 900 रुपये 500 रुपये जो मिल रही है। हमारी सरकार से ये मांग शुरू बहुत दिन कई सालों से चली आ रही है कि कम से कम अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ था कि 3000 कम से कम पेंशन दी जाए, मगर सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको अनसुनी कर दी। पर इसके बाद हमारा जो मेन अभी जो आंदोलन है, एक तो 3000 रुपये पेंशन के लिए तो है ही है, लेकिन साथ में भगत सिंह कोश्यारी जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में 7500 रुपये का। जिले के कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए बिरसा के कन्या समेत 3 गांवों की करीब 3 दर्जन महिलाओं ने सामूहिक रूप से जंगलों की सुरक्षा का बीड़ा अब उठा लिया है। इसके साथ ही अवैध कटाई पर अंकुश लग गया है, जिससे अब क्षेत्र की तस्वीर बदली बदली दिखाई दे रही। वन परिक्षेत्र बिरसा के ग्राम कन्या में वन विभाग की मदद से जुलाई 2018 में नया जंगल लगाया गया है, जहाँ पर औषधि वाले पौधे के साथ साथ मिश्रित वृक्ष लगाए गए हैं, जिसकी देखरेख का जिम्मा 34 महिलाओं का समूह कर रहा है। इन महिलाओं का समूह पिछले 1.5 साल से यहाँ निगरानी कर रहा है। जंगल में कोई चोरी करते या नुकसान पहुंचाते पकड़ाता है तो उन्हें बकायदा जुर्माना वसूला जाता है। महिलाओं की टुकड़ी का वन तस्कर और अवैध शिकार करने वाले लोगों के बीच भी खौफ पैदा हो गया है। यही नहीं, इलाके में जंगल का दायरा भी बड़ा है। संदेश देती इन महिलाओं के साहसिक कदम की खूब सराहना हो रही है। हमन जंगल के रक्षा अब राखेल जाथन पारिक पारी पूरा नहीं जान, सबके काम बुत लगे है कही के। एक दिन जाथन फिर 10 लोग 5 यह होथन गैंग 50 झनहन 5 लोग 5 गैंग होथन, 5 गैंग में 10-10 झन जाथन, तो 5 लोग ऐसे घूमथन 5 लोग ऐसे घूमथन, अब घूम के दोनों हतेन अपन जुड़थन। हाँ, अब तुमन गे हो नहीं ऐसे झन हो, कोई धोखा झन हो कही के, तब जुड़ के फिर आथन, आके नहा खा के फिर अपन टाइम में जाते। जल, जंगल, जमीन जीवन चक्र के लिए बेहद जरूरी है। शायद यह बात आधुनिक जिंदगी में सब जानते तो हैं,
लेकिन इसको बचाने के लिए चंद लोग ही आगे आते हैं। ऐसे ही चंद लोगों में जंगलों को बचाने का बीड़ा बिरसा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली वनांचलों की रहने वाली साहसिक महिलाओं ने उठाया है। तो नेवारे साहब यहाँ पे काम लाया इन लोगों के लिए और इनको काम दिए, फिर काम दिए, इनमें महिला लोग भी खुश हो गए कि हमको काम मिल रहा है, हमारा गांव का विकास होगा, यानी हमारी जंगल का विकास होगा और जो छोटे छोटे पौधे हैं वो कटने में भी बच जाएगा। ये सोचकर महिला लोग पूरा मतलब तैयार हो गए गाँव के। और फिर गांव में भी मुनादी परा दिए कि यहाँ से गीले लकड़ी काटना सख्त मना है और जो काटता है उसे 500 रुपये दंड लिया जाएगा। ये बोलकर महिला लोग मुनादी परवा दिए। उसके बाद में फिर नेवारे जी बोले कि यहाँ पे इतना काम है, इतने हेक्टर में काम होगा। फिर यहाँ गड्ढा खुदाई चालू किए और फिर महिला लोग आके फिर अपने से काम कराए और जो उनसे नहीं बन पड़ा, उनसे जो मतलब काम नहीं बनती थी, वो फिर जेंट्स लोगों को बुलाए गड्ढा खुदवाने के लिए और महिला लोग पौधा लगाए। फिर छोटे छोटे पौधे का मतलब वो लोग साफ सफाई और रेख देख करते हैं। और अभी कन्या गांव सहित 3 गांवों की 34 महिलाओं के समूह ने नए जंगल में लगाए हुए पौधे की देखरेख करने का जिम्मा संभाला है। जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों समूह की महिला जुर्माना वसूल कर पौधे की देखरेख में लगाती है। महिलाओं के द्वारा किया जा रहा यह प्रयास से वन विभाग को भी काफी मदद मिल रही है। ग्राम कन्या गांव की महिलाएं, कन्या गांव के साथ साथ उस ग्राम का एक छोटा सा मंजरा है साहू टोला, वहां की महिलाओं ने एक जन जागृति स्वसहायता समूह बनाया है जिसमें सारी महिलाएं हैं। इन महिलाओं के द्वारा वनों की रक्षा के साथ साथ गांव में नशाबंदी मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। सम्मानजनक और बहुत प्रशंसनीय योग्य कार्य है और भविष्य में इनके लिए वन विभाग एक अभिनव पहल करके इनका समूह को जागरूक करने के लिए प्रयासरत है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को बेहतर बनाए जाने के लिए निश्चित ही कुछ नया प्रयोग किए गए हैं, लेकिन यह किसानों को रास नहीं आ रहे। दरअसल शासन द्वारा किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए धान बिक्री के लिए मोबाइल पर SMS के माध्यम से जानकारी भेजी जा रही थी। SMS में ही किसानों को उनका नंबर के अनुसार तारीख दे दी जा रही थी। उस तारीख पर पहुंचे किसान अपनी फसल बेच सकेंगे, जो किसान के लिए सुविधा के साथ साथ परेशानी भी साबित हो रही है। ऐसे ही कुछ किसानों से पद्मेश न्यूज की टीम ने चर्चा की तो उन्होंने अपनी परेशानी कुछ इस तरह बताया। यहाँ पे ये मेरे को मैसेज आया 12 तारीख का, जबकि मेरी कहानी हुई नहीं, तो ला नहीं पाएंगे आप? ला नहीं पाऊंगा। और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि 12 के बाद खरीदी नहीं ये नहीं। तो क्या शासन के निर्देश है कैसे कि उसी तारीख में आपको? ऐसा इन लोगों का कहना है मार्केट में बेचेंगे या फिर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। समस्या पूछने के लिए, जानकारी लेने के लिए आया था कि भाई मेरे को मैसेज 12 तारीख का और 12 तारीख तक मेरी कहानी नहीं हुई है। स्टार्टिंग धान खरीदी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो तारीख कब की आपके? आज की डेट में। तो ला पाएंगे ला पाएंगे आप? हमारे धान है या फिर आके नहीं ना सीधे तो अपन सोसाइटी वाले से जान कर लेना। किसानों को SMS के माध्यम से मिली तारीख पर धान खरीदी केंद्र लाने के विषय से सरकारी विभाग के कर्मचारियों को जानकारी तो है, लेकिन SMS वाली तारीख के दिन किसान के नहीं पहुंचने पर क्या व्यवस्था की जाती है, इस विषय पर उन्हें भी जानकारी नहीं है। इस बार उपार्जन नीति में जो बैठक में अभी कलेक्टर साहब और जो नीति के अनुसार जो अभी जानकारी प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से यह है कि किसान को उपार्जन केंद्र में जो SMS जाएगा उसी तिथि में धान लेकर के उपस्थित होना है। उसके बाद में किसान ला सकते हैं? उसके बाद की गाइडलाइन है कि ये अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं है, फिर भी संभवतः SMS दिनांक में किसान लाने में असमर्थता जता रहा है, ऐसा आकर के हमें बता पा रहा है। या फिर खरीदी होनी है कि नहीं होनी है उसके बाद में? अब गाइडलाइन अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है कि SMS के दूसरे दिन मतलब क्या स्थिति बनेगी। आपको बता दें कि आज भी जिले के 70% किसान मोबाइल का उपयोग नहीं करते। किसानों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें पंजीयन के दौरान अपने परिचित या अपने बच्चों के नंबर दिया गया था। समय पर परिचित और बच्चों ने धान खरीदी का SMS की जानकारी दी तो ठीक, वरना किसानों को परेशानी। जिले के तिरोड़ी थाना अंतर्गत महकेपार और देवरी के बीच सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 4 दिसंबर को रामकुमार धुर्वे उम्र 21 वर्ष और वेद प्रकाश सोनवाने उम्र 30 वर्ष और अभिषेक इनवाती उम्र 19 वर्ष तीनों निवासी महकेपार से देवरी से महकेपार आ रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई। घटना में 2 युवक रामकुमार धुर्वे और वेद प्रकाश सोनवाने की मौत हो गई, तो वहीं अभिषेक इनवाती गंभीर रूप से घायल हो गया।
शंकर घाट मंदिर समिति द्वारा घाट के डोह में मत्स्य खेत पर पाबंदी लगाए जाने के विरोध में बुधवार को मां वेनगंगा नदी मछुआ सहकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा एसपी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। मां वेनगंगा नदी मछुआ सहकारी समिति के अध्यक्ष करण लाल दुधबुरे ने बताया कि शंकर घाट में मंदिर समिति वाले 19 नवंबर से मछुआ समिति को मछली मारने से रोक रहे हैं। वे बोलते हैं कि हम लोग मछलियों को दाना खिलाते हैं और मंदिर में श्रद्धालु लोग आते हैं, जिसके चलते शंकर घाट डोह में मछली नहीं मारने दी जाएगी। आपके पास इसलिए आए कि शंकर घाट में हमको जो मंदिर समिति वाले हैं वो मछली मारने के लिए रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं, कब से रोक रहे हैं? ये अभी रोक रहे हैं 19 तारीख से। क्यों रोक रहे हैं? इसलिए रोक रहे हैं कि यहाँ शंकर घाट का मंदिर है और श्रद्धालु लोग आते हैं, तो यहाँ पे मछली नहीं मारना चाहिए। तो क्या गंदगी होती है क्या? गंदगी तो नहीं हो रही है, पर वो लोग बोल रहे हैं गंदगी हो रही है। हम लोग दाना खिला रहे हैं, इसलिए यहाँ श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, इसलिए मंदिर में के सामने मछली नहीं मारना चाहिए। बाकी जगहों में में मारने के लिए बोल रहे हैं, पर हमारा कहना है कि सब जगह मछली, सरकार तरफ से आदेश है कि सब जगह मछली मारने के आदेश है, तो सब जगह मछली मारने दिया जाए। अपनी लंबित मांगों को लेकर महाविद्यालय में वर्षों से कार्यरत अतिथि विद्वान हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद बुधवार से महाविद्यालयों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित होती नजर आ रही है। जिले के लामता, मलाजखंड, किरनापुर, तिरोड़ी जैसे छोटे महाविद्यालय में पूरी तरह पढ़ाई अतिथि विद्वानों के भरोसे चल रही है। ऐसे में उनके हड़ताल में चले जाने की वजह से तालाबंदी जैसी स्थिति निर्मित होती नजर आ रही है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि जल्द ही अतिथि विद्वानों पर मध्य प्रदेश शासन कुछ बड़ा अच्छा फैसला ले सकती है, जिससे 2-3 दिनों के भीतर पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वहीं नवनियुक्त प्राध्यापक की ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है, जिसके बाद पूरे जिले में पढ़ाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होने लगेगी। प्रभावित इसलिए हुआ माना जाएगा कि लगभग 50% कार्य तो हमारे अतिथि विद्वान ही कर रहे हैं। तो पिछले 3 दिनों से सोमवार से ये पीएससी से चयनित और अतिथि विद्वानों के बीच का जो चल रहा है, तो कुछ पीएससी चयनित सहायक प्राध्यापकों ने ज्वाइन किया है। अब देख रहे काम चल रहा है वेरिफिकेशन का, तो जियोलॉजी विभाग में 3 लोगों ने ज्वाइन किया है। सर, अपने जिले में कितने अतिथि विद्वान हैं? जिले में लगभग 70 अतिथि विद्वान। सर, ये देखा गया कि कुछ कॉलेज पूरे अतिथि विद्वान के भरोसे में। हाँ, कौन कौन से कॉलेज है सर? जैसे लामता है जिसमें सभी अतिथि विद्वान हैं, और उसके अलावा मलाजखंड, तिरोड़ी, किरनापुर, लगभग सभी महाविद्यालय जो है, ये छोटे महाविद्यालय, इनमें 1 या 2 नियमित प्राध्यापक हैं। इसके अलावा सब अतिथि। वारासिवनी जनपद पंचायत में 4 दिसंबर को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक जिला पंचायत सीईओ रजनीश सिंह, जनपद सीईओ संजीव गोस्वामी सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में प्रारंभ हुई, जिसमें उपस्थित जनपद उपयंत्री, पंचायत समन्वयक, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक से पंचायत प्रोग्रेस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान रजनीश सिंह ने पंचायतों में मनरेगा, पीएम आवास, समस्त पेंशन योजना, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों एवं पंचायतों में स्वीकृत कार्यों के बारे में पंचायतवार समीक्षा की, जिसमें कुछ पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास एवं पंचायतों की प्रोग्रेस कम होने पर सचिवों को फटकार लगाई गई। प्रधानमंत्री आवास की आगामी किश्त जल्द हितग्राही को देकर 2 माह के अंदर आवास पूर्ण करवाएं। पंचायत मनरेगा की प्रोग्रेस बढ़ाएं। ये इतनी कम क्यों है? साथ ही निर्माणाधीन पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन व सामुदायिक भवन का निर्माण यथाशीघ्र करवाएं और उक्त कार्यों की समय समय पर समीक्षा उपयंत्री द्वारा की जाए। ये रेगुलर जो जनपद समीक्षा बैठक थी, इसमें आवास, मनरेगा और अन्य जो योजनाएं चलती हैं, निर्माण कार्य उनकी समीक्षा की गई थी। और वारासिवनी जनपद में आवास का कार्य संतोषजनक है। कुछ पंचायतों की स्थिति ठीक नहीं थी, उनको चेतावनी दी गई अपना समय से कार्य पूर्ण कराएं, और नरेगा में अन्य जो नए कार्य करने हैं हमको, वो उसके लिए चर्चा की। लांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम पालडोंगरी में 4 दिसंबर को दुष्यंत उमरे के धान के खेत में एक शव मिला, जो कंकाल बन चुका था।
जिसकी पहचान सचिन धनवले के रूप में की गई। जानकारी के अनुसार मृतक सचिन 30 अक्टूबर से लापता था। परिजनों द्वारा मानसिक रूप से उसे बीमार बताया जा रहा है। 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद खेत में कंकाल के रूप में मिले सचिन के शव की पुलिस को सूचना दी गई। लापता हुए सचिन के साथ आखिरकार क्या घटना हुई, यह सब कुछ जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर शव का पंचनामा कार्यवाही कर शव को परीक्षण के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया है। बाइट राकेश बघेल। मृतक सचिन धनवले के मामा लक्ष्मी प्रसाद उमरे ने बताया कि सचिन मानसिक रूप से बीमार चल रहा था, जो कि पैदल ही आमगांव चला गया था, जिससे रिश्तेदार द्वारा पहचान कर लिया गया एवं उसका इलाज गोंदिया में मानसिक विशेषज्ञ से चल रहा था। वो थोड़ा सा गणेश पक्ष में डिस्टर्ब हो गया था और फिर उसके बाद वो आमगांव चला गया था पैदल। अच्छा, वहाँ से रिटर्न कोई रिश्तेदार मिले तो छोड़ दिए थे। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू था। अच्छा, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब ट्रीटमेंट यहीं कर रहे थे, यहीं पालडोंगरी में? नहीं, सुब्बू आचार्य के पास। अच्छा, वहाँ चल रहा था। फिर ये घूम कब हुआ था, मतलब कितने दिनों? 30 तारीख को। कहाँ से घूम हुआ था? ये हमारे यहाँ से घर से यहाँ राइस मिल आया साइकिल से। अच्छा, तो राइस मिल से हुआ था। तो तब से कुछ पता नहीं चल पाया। तो आज पता नहीं चला। 31/10/19 को पालडोंगरी अपने मामा के यहाँ आया था, जहाँ से गुम हो गया था। इन्होंने कंकाल में जो पैंट शर्ट है उसके आधार पर पहचान करी है। अभी थाने में मर्ग कायम कर जांच में ले लिया गया है। क्या लग रहा है सर, मतलब ऐसे कुछ संभावना है कि इसमें कोई मारा जा सकता है? ऐसे कुछ संभावना की जा रही है? परिजन का ये कहना है कि ये थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त था। अभी हम कुछ कह नहीं सकते इसमें। पीएम के लिए भेजेंगे, इसके बाद ही क्लियर होगा। लालबर्रा जनपद पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में 4 दिसंबर को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान सीईओ रजनीश सिंह के द्वारा उक्त योजनाओं के कार्यों में प्रगति नहीं दिखाए जाने पर ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायकों व संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए सख्त हिदायत दी गई कि समय सीमा में कार्यों को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें, वरना सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा सकती है। सीईओ रजनीश सिंह के द्वारा पंचायत रोजगार सहायकों के द्वारा कार्यों में प्रगति नहीं दिखाए जाने पर ग्राम पंचायत धारावासी, बहियाटिकुर, नेवरगांव, नीलजी, डोकरबंदी व टेकारी के रोजगार सहायकों को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया। प्रधानमंत्री आवास की आगामी किश्त जल्द हितग्राहियों को देकर 2 माह के अंदर आवास पूर्ण किए जाने, मनरेगा के कार्यों में प्रगति लाने, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में मनरेगा में लेबर बजट 50% से कम दिया गया है, उन ग्राम पंचायतों के सचिवों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। अभी वर्तमान में हमारे विभाग की ओर से नरेगा के कार्यों, आपके आवास की पूर्णता और आंगनबाड़ी और पंचायत भवन जो अधूरे हैं उनको जल्दी पूर्ण कराना ही मुख्य प्राथमिकता है। तो उन्हीं की जनरल समीक्षा कर रहे थे कि क्या स्थिति है। क्या पाया आपने लालबर्रा जनपद के अंतर्गत पंचायतों की स्थिति क्या है? लालबर्रा जनपद में आवास की प्रगति वैसे तो संतोषजनक है, बस कुछ पंचायतों में प्रगति खराब है, तो उनको कुछ को SCN भी दिया गया है, देने का कहा गया है और 1 माह में प्रगति बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। नरेगा की स्थिति ओवरऑल ठीक है। कुछ जगह मटेरियल का रेशो कुछ बिगड़ा हुआ था, तो उनको कहा गया है कि आप अपना आगामी जो समय है उसमें मजदूरी बढ़ाए और जिससे इनका मटेरियल रेशो ठीक हो जाए। बाकी आंगनबाड़ी समय सीमा हमने रखी है, तय किया है कि दिसंबर एंड या जनवरी एंड तक पूर्ण करने की। कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई कि नोटिस दिया है अधिकतर लोगों को, कुछ लोगों के वेतन काटने के, कुछ लोगों को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 1 दर्जन से अधिक गांवों के किसानों को बीते वर्ष समर्थन मूल्य में फसल बिक्री का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान में हो रही लगातार देरी को देखते हुए 4 दिसंबर को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बैलगाड़ी रैली के रूप में उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान बैलगाड़ियों की रैली से यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप रही, जिससे जाम की स्थिति बनी रही। किसानों द्वारा जल्द ही भुगतान नहीं किए जाने पर आगामी दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों के इस आंदोलन की सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उनके समर्थन में सड़क पर उतर गए और आगामी दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि बीते 1 वर्ष से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस मामले पर हर कोई चुप्पी साधे हुआ है, जिससे किसान लगातार परेशान हो रहे हैं।
नारे लग रहे हैं, जिम्मेदार कौन? ये अधिकारी। मैं पूरी रिकॉर्डिंग हमारे वक्तव्य अपने अपने बात रखने के लिए और प्रशासन की ओर से अभी चूँकि यहाँ एसडीएम साहब हम लोगों ने जो आज अंतिम चेतावनी के रूप में आज एक मतलब चेतावनी भरा एक ज्ञापन सौंपा है और वो भी मुख्यमंत्री महोदय के नाम से सौंपा है, क्योंकि हम पिछले विगत 1 साल से दर दर जाकर के सिर्फ आवेदन और निवेदन ही कर रहे हैं। तहसीलदार, महाप्रबंधक महोदय, कलेक्टर महोदय, इन सब लोगों के पास में हम लोगों ने निवेदन साल भर से करते रहा, लेकिन चूँकि कोई समस्या का समाधान नहीं मिला, इसलिए आज अंतिम चेतावनी के रूप में हमने मुख्यमंत्री जी के नाम से आज ज्ञापन सौंपा है। हमारी यही थी 350 रुपये कुंटल जो पिछले साल किसानों से खरीदा गया था, उसका 350 रुपये कुंटल से अभी तक 10 माह हो चुके, भुगतान नहीं हुआ है, जिसके वजह से ये आंदोलन आज हुआ है। और यदि यह आंदोलन आज हुआ है और यदि आज से 8 दिवस बाद अगर नहीं भुगतान अगर नहीं होता है तो फिर से पुनः इस आंदोलन को उग्र आंदोलन के रूप में दिया जाएगा और सभी समितियों में तालाबंदी का भी कार्यक्रम किया जाएगा किसानों के माध्यम से। जो किसानों की डिमांड थी कि हर किसान को 1 कुंटल पर 350 रुपये की हानि हुई है जी, और उसके संबंध में जहाँ तक मेरी जानकारी है कलेक्टर साहब ने आदेश कर रखा है और वो केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी भी किसान उससे नाराज़ हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका पेमेंट हो। तो मैं फिर से एक बार कलेक्टर साहब अभी चूँकि ज़िले से बाहर है, मैं उनको अवगत कराऊँगा और जो भी हो सकेगा वो जल्दी से जल्दी करने का प्रयास किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन में तय समय सीमा के भीतर जवाब नहीं देने पर बालाघाट जनपद पंचायत के मनरेगा अधिकारी द्वारा एक सरपंच, 3 सचिव और 2 रोजगार सहायकों को नोटिस जारी किया गया है। मनरेगा अधिकारी रूपेश शिवने ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों के विषय में भरवेली पंचायत के सरपंच सहित भरवेली, कोसमी, लिंगा पंचायत के सचिव और रोजगार सहायकों द्वारा तय समय सीमा के भीतर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस कारण उन्हें नोटिस जारी किया गया है। 7 दिन के भीतर जवाब नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जी, नरेगा अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन लगातार मजदूरी भुगतान के संबंध में बढ़ती जा रही है। इसी तारतम्य में ग्राम पंचायत कोसमी और ग्राम पंचायत लिंगा जिसमें मजदूरी भुगतान से संबंधित जो सीएम हेल्पलाइन है पिछले 1 माह से लंबित पड़े हुए हैं, जिसके लिए ग्राम पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायकों को निराकरण करने कहा गया। तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधितों को भुगतान प्राप्त हो चुका है। तत्संबंध में हमारे द्वारा उनको मौखिक निर्देश दिए गए कि आपको उनकी पासबुक या उनके बैंक स्टेटमेंट की कॉपी यहाँ पर लाकर उपलब्ध कराएं, जिससे ये प्रतीत हो कि उनके खाते में राशि जा चुकी है। संबंधितों के द्वारा 1 महीने के पश्चात भी यहाँ पर ये संबंधित दस्तावेज जमा नहीं करने के पश्चात उनको एक नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस का जवाब भी उनके द्वारा आज दिनांक तक की नहीं दिया गया है। इसी संबंध में उन लोगों का प्रथम दृष्टया 5-5 दिन का, मतलब 2 सचिव 2 रोजगार सहायकों का 5-5 दिन का वेतन काटा गया है, प्लस 2 दिन का समय और दिया गया है कि वे या तो स्टेटमेंट या पासबुक की कॉपी ला के देते हैं तो ठीक है, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए उच्च कार्यालय को लिख दिया जाएगा। नगर के कटंगी रेलवे लाइन भटेरा चौकी रेलवे क्रॉसिंग के पास चलती ट्रेन से गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेश मात्रे उम्र 28 वर्ष, थाना खैरलांजी, मोवाड़ निवासी 4 दिसंबर को दोपहर 2 बजे की ट्रेन से बालाघाट से वारासिवनी जा रहा था। इस दौरान सुरेश दरवाजे के पास बैठा हुआ था, तभी अचानक वह ट्रेन से गिर गया और गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहाँ रहते? मोवाड़। क्या करते? हैदराबाद गए थे कमाने, तो आ रहे थे हम लोग। अच्छा। क्या 2 दिन का उम्र था, अभी बालाघाट से निकले तो मैं थोड़ा गेट पे बैठ गया था, तो वो लोग थे थोड़ा तो हाथ छोड़ यानी कि ऐसे नींद टाइप लगा। अच्छा। तो झोंकी नहीं समझ तो उठा, तो ब्लड वगैरह गए आँख से, तो उठा।
कटंगी में तुमसर रोड पर स्थित रेस्ट हाउस के पास मोटरसाइकिल चालक की ठोकर से एक वृद्ध की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 3 दिसंबर की शाम को मोटरसाइकिल चालक अतुल पटले निवासी टेकाड़ी कालीमाटी मोटरसाइकिल से कटंगी की ओर जा रहा था। इस दौरान तुमसर रोड पर स्थित रेस्ट हाउस के पास नारायण मोटवानी को ठोकर मार दी। घटना इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही बुजुर्ग नारायण की मौत हो गई। कटंगी पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चालक अतुल पटले के विरुद्ध धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। वारासिवनी नगर में स्थित दीनदयाल चौक में 4 दिसंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में प्रियंका रेड्डी को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मृत आत्मा की शांति व पीड़ित परिवार को दुख सहन करने की कामना कर मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दीनदयाल चौक से रैली निकालकर प्रियंका हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, प्रियंका केस के आरोपियों को फांसी दो के नारे लगाते हुए नगर भ्रमण करते हुए जय स्तंभ चौक पहुंचे, जहां मोमबत्ती जलाकर और 2 मिनट का मौन धारण कर उक्त घटनाक्रम की निंदा की गई। आज हमने यह डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है, जो हैदराबाद में हुई बहुत निर्दयी वाली घटना हुई है उनके साथ, कि जिस तरह कुछ लड़कों ने उनके साथ दरिद्रता से बलात्कार किया है और उन्हें जिंदा जला दिया है। इससे कारण जो समाज में जितनी भी महिला बेटियां हैं वह डरी सहमी घर से निकल नहीं पाती है, बहुत डर के मारे जी रहे हैं। उनके साथ इतनी दरिद्रतापूर्ण कार्य करके उन्होंने जिंदा जला के उनका मार दिया। जिन माँ बाप के सपने थे उन्होंने कुछ पल में ही तोड़ दिया। उनकी इस जान जाने के कारण उनके घर वालों को बहुत पीड़ा हुई है और पूरे देश में ये महिलाओं के साथ बहुत। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर की निजी चिकित्सकों को 2 टूक, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में समय पर दें सेवाएं। 4G के युग में 3G ने पहुंचाया नुकसान, घाटे में चल रही है BSNL के 34 कर्मचारियों ने लिया VRS। समर्थन मूल्य खरीदी पर भारी मोबाइल SMS, किसानों को हो रही परेशानी। 1 वर्ष से समर्थन मूल्य के लंबित भुगतान पर किसानों का फूटा गुस्सा, बैलगाड़ी रैली निकालकर किया विरोध। जिला पंचायत सीईओ ने वारासिवनी, लालबर्रा और बालाघाट जनपद के 1 दर्जन सचिव और रोजगार सहायक को दिया नोटिस। अतिथि विद्वानों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, जिले के आधा दर्जन महाविद्यालय में तालाबंदी जैसे हालात। सरकारी मदद के अभाव में होमगार्ड के वॉलंटियरों का योजना से हुआ मोहभंग, कार्य में युवा नहीं दिखा रहे रुचि। मोटरसाइकिल की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, पुलिस ने किया मामला दर्ज। चलती ट्रेन से गिरा युवक, दरवाजे पर बैठने से हुई घटना। और वारासिवनी में हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को दी गई श्रद्धांजलि। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।